पुष्कर को फुंकार मारते और आपस में उलझे हुए सांप बिल्कुल सामने नजर आ रहे थे। उसके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक पुष्कर ने देखा कि एक बड़े आकार वाला सांप उसी की ओर अपना फन फैलाए हुए देख रहा है। पुष्कर बुरी तरह कांप रहा था। वो चिल्लाना चाहता था मगर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। और अगले ही पल उस फुंकारते हुए लाल आंखों वाले सांप ने पुष्कर की ओर छलांग लगा दी। पुष्कर ने उससे बचने के लिए अपना हाथ लहराया और तभी कांच के टूटने की तेज आवाज आई। पुष्कर, तुम बाहर आते हो या नहीं? और कांच के टूटने की आवाज के साथ ही पुष्कर के कानों में श्रावणी की आवाज भी पड़ी। पुष्कर ने देखा कि उसके हाथ से बाथरूम का मिरर टूटकर नीचे गिर गया है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पूरे शरीर में भयंकर जलन हो रही है। आखिर हो कौन तुम? पुष्कर बड़ी मुश्किल से सांस खींचता हुआ बोला। फिर पुष्कर ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और देखा कि उसका पूरा शरीर अजीब तरह से लाल हो गया था। यह क्या है? क्या मैं जल गया हूं? पुष्कर ने खुद से कहा। पुष्कर ने आह भरी और बाथरूम के मिरर की ओर देखा जो मकड़ी के जाल की तरह टूटकर नीचे गिर गया था। वो सांप, वो खाई, क्या था वो सब? ओह गॉड, कितना डरावना था वो सीन, पुष्कर ने कहा। पुष्कर के मुंह से निकले ये शब्द खत्म ही हुए थे कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ बाथरूम का दरवाजा खुल गया और श्रावणी तेजी से अंदर गिरी। वो दोनों एक दूसरे के गले से चिपक गए और एक साथ जमीन पर गिर पड़े। पुष्कर को केवल यह महसूस हुआ कि उसकी बाहों में बैठी लड़की से हल्की सुगंध आ रही थी। गर्म और मुलायम मांस, गुलाबी कमर और पुष्कर के हाथ श्रावणी के कमर के निचले हिस्से को जोर से पकड़े हुए थे। श्रावणी का नाजुक चेहरा जो पहले सिर्फ गुस्से में लाल था, अब वह शर्म और गुस्से से लाल दिख रहा था क्योंकि श्रावणी की छाती पुष्कर के सीने में धंस चुकी थी। इस समय वो दोनों एक ऐसी स्थिति में थे जिसकी श्रावणी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्रावणी? पुष्कर जैसे नींद से जागा हो। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा समय लग गया था। पुष्कर के शरीर पर उभरे वो नीले और काले रंग के सांप गायब हो चुके थे। हालांकि उसे अभी तक यह एहसास नहीं था कि उसके हाथ श्रावणी के खूबसूरत शरीर के कौन से हिस्से पर हैं। पुष्कर अभी तक भौचक्का था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पुष्कर, तुम क्या कर रहे थे? मैं कितनी देर से दरवाजा खटखटा रही थी, श्रावणी ने दबी हुई आवाज में कहा। और उसके साथ ही श्रावणी ने खुद को पुष्कर की मजबूत पकड़ से छुटाते हुए अपनी गुलाबी मुट्ठी से गुस्सा निकालने के लिए पुष्कर की छाती पर 2 बार मुक्का मारा। हालांकि ये दोनों मुक्के श्रावणी ने अपनी शर्म छुपाने के लिए पुष्कर की छाती पर जड़े थे। उन दोनों मुक्कों के साथ ही पुष्कर को याद आया कि श्रावणी तो उसके स्कूल की दोस्त है और आज वो दोनों यहां नॉर्थ कैंपस में अपने कॉलेज में आए थे। जिसके बाद अचानक ही श्रावणी ने उससे इस कॉम्प्लेक्स में आने के लिए कहा था जहां पिछली बार वो उर्वी के साथ आया था और चक्रधर ने उसकी पिटाई की थी। अरे तुम जल्दी से अपना हाथ हटाओ। श्रावणी अचानक शर्म से चिल्ला उठी। यह एक अनजाने में हुई गलती थी। वैसे तुम मेरे ऊपर हो तो पहले तुम्हें उठना होगा, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने वास्तव में अपना हाथ श्रावणी के शरीर के उस हिस्से पर रखा हुआ था जहां उसे नहीं रखना चाहिए था। यह सुनते ही श्रावणी चिल्ला उठी। वह समय एक आकर्षक ऑक्टोपस की तरह पुष्कर के शरीर पर सवार थी। मैं जानती हूं यह सब किसी गलती है, श्रावणी ने खुद को संभालते हुए कहा। पुष्कर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम प्यार में टूटे हुए आशिक हो गए हो? क्या तुम्हें खुद को इस तरह बंद करके आत्महत्या करने की जरूरत है? श्रावणी उठी और शर्मनाक चेहरे के साथ पुष्कर को दोष देते हुए बोली। श्रावणी जमीन से तो उठ चुकी थी लेकिन अपने कपड़े संभालना भूल गई थी और तभी पुष्कर की नजर सीधा उसके टॉप के ऊपर के खुले बटन पर जाकर टिक गई। पुष्कर को यकीन नहीं आ रहा था कि श्रावणी इतनी बड़ी हो चुकी है। श्रावणी ने जैसे ही पुष्कर की नजरों का पीछा किया तो उसने झट से अपने टॉप का बटन बंद करने की कोशिश की मगर बटन टूट चुका था और इस समय श्रावणी के पास शर्मा कर अपनी आंखें झुकाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी पुष्कर का ध्यान भी उसके ऊपर से हट गया। मैं टूटा हुआ आशिक हूं, पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा।
उर्वी सिर्फ अयान के साथ बात कर रही थी, लेकिन तुम इतने मूर्ख थे कि तुमने इसे सीरियसली ले लिया। मैं कुछ समय से तुम्हें कुछ बदला हुआ देख रही हूं पुष्कर, श्रावणी ने कहा। पुष्कर ने श्रावणी की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि वो जानता था कि श्रावणी सच बोल रही है। कुछ ही देर पहले उसके शरीर पर गहरे काले और नीले रंग के सांप मंडरा रहे थे, और अचानक ही वो सब गायब हो गए, जिनके बारे में पुष्कर को खुद भी कुछ नहीं मालूम था। और तो और पिछले कुछ समय से उसके अंदर से अचानक ही ऐसी आवाजें आती थी। तभी श्रावणी ने अपने गुलाबी होंठ दांत से काटे और धीमी आवाज में शिकायती लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या अच्छा है, लेकिन तुम उसके लिए इस तरह बेचैन क्यों हो? श्रावणी ने पुष्कर से कहा। लेकिन अचानक ही पुष्कर की आंखें लाल हो गईं और उसके मुंह से निकला, आज मैं इस चक्रधर का खून पी जाऊंगा। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो पुष्कर? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ओह, तुम्हारी आंखें? श्रावणी ने अचानक ही पुष्कर के उस बदले हुए रूप को देखा। पुष्कर बाथरूम से बाहर निकल चुका था और उसके कदम चक्रधर की ओर बढ़ चुके थे। फुंकार मारते काले और नीले सांप पुष्कर के दोनों कंधों पर फिर से आ चुके थे। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने चक्रधर को मार दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे उसका खून नहीं करना है। पुष्कर ने अपने कंधे पर बैठे सांप को फुंकारते हुए देखकर कहा। पुष्कर के कहते ही काला सांप उसके कंधे से उड़ते हुए सीधे उसकी आंखों के सामने आ गया और बोला, अब तुम हमारे संरक्षण में हो, तुम्हें अपने बदले को पूरा करना ही होगा। काले सांप ने पुष्कर से कहा, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि अगर तुमने उसे जान से मार दिया तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। पुष्कर ने कहा, ठीक है, पर अगर तुम पर फिर से हमला होता है तो हमें उस हमले का जवाब देना ही होगा, फिर चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। काले सांप ने पुष्कर से कहा, लेकिन किसने दिया तुम्हें यह आदेश? कौन है जो मेरी मदद करना चाहता है? पुष्कर ने उस फुंकारते हुए सांप से पूछा। अभी इस बात का समय नहीं आया है, समय आने पर तुम्हें साफ पता चल जाएगा। यह कहकर पुष्कर के कंधे पर बैठा वो सांप गायब हो गया था और अब पुष्कर चक्रधर के सामने आ पहुंचा था। चक्रधर, तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुझे अपने किए की कीमत चुकानी होगी। कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुष्कर ने चक्रधर के सामने आने के बाद जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे तू फिर आ गया? लगता है पिछली बार तू भूल गया है। पिछली बार तो सिर्फ तेरी हड्डियां तोड़ी थी, इस बार तेरी अर्थी ही यहां से निकलेगी। साले डेढ़ पसली। चक्रधर ने कहा, वो तो कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि मेरी अर्थी निकलेगी या तेरी हड्डियां टूटेंगी। पुष्कर ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, देख, आज मुझे परेशान मत कर, मुझे और भी बहुत काम है। इतना कहकर चक्रधर अपने मोटे शरीर को लेकर फिर से कुर्सी पर बैठ गया और पुष्कर पर ताना मारते हुए बोला, पैसे तो तुम्हारे जैसे फकड़ों के पास होते नहीं, फिर क्यों मुंह उठाकर यहां चले आते हो? पुष्कर चक्रधर के सामने खड़ा हुआ था और अपने अंदर के उस खौफनाक और भयंकर तूफान को शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पुष्कर जानता था कि उसके अंदर की यह ताकत चक्रधर और उसके आदमियों को खत्म करने के लिए काफी है। अचानक ही पुष्कर ने अपने आराध्य शिव शंकर को याद किया। हे महादेव, मैं इसका खून नहीं करना चाहता, प्लीज मेरे अंदर के इस गुस्से को शांत कर दो, वरना आज मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। फिर पुष्कर ने चक्रधर से कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे सामान की क्या कीमत है और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारे सामान का हर्जाना भर सकूं, लेकिन तुम अपनी नहीं बल्कि उस सड़े हुए आदमी अयान के शब्द बोल रहे हो। यह सुनते ही चक्रधर शांत हो गया था, लेकिन तभी कुछ सोचते हुए वो गुस्से में खड़ा हो गया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, मिस्टर अयान को बीच में क्यों लाते हो? तुम्हें क्या लगता है कि अयान से उसकी गर्लफ्रेंड छीनना कोई मजाक है? खैर, मैं तुम्हें यह बात अच्छे से बता देना चाहता हूं बेवकूफ लड़के, अगर तुमने मिस्टर अयान और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में आने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जान मेरी नहीं, तुम्हारी जाएगी। तुम इस रेस्टोरेंट की आड़ में कौन कौन से काम करते हो उन सब की जानकारी है मेरे पास। तुम सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि चोरी छुपे शराब भी बेचते हो, पुष्कर ने चिल्लाते हुए कहा था और उसकी बात सुनते ही चक्रधर के चेहरे का रंग बदलने लगा था। लेकिन पुष्कर यही नहीं रुका और वो आगे बोला, लेकिन सिर्फ शराब ही नहीं, और क्या क्या नशे की चीजें तुम कॉलेज के लड़के लड़कियों को सप्लाई करते हो, मुझे सब पता है।
चक्रधर की आंखें फैलने लगी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि पुष्कर उसके बारे में इतना कुछ जानता है। ठीक है, आज से पहले जो भी हमारे बीच में हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, और मैं भी भूल जाता हूं, और अपनी पिछली गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। चक्रधर ने बात को संभालते हुए पुष्कर से कहा, ठीक है, अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है जब तक कि तुम खुद मेरे रास्ते में नहीं आते हो, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, पुष्कर ने चक्रधर से कहा। पुष्कर वापस जाने के लिए मुड़ चुका था, क्योंकि उसे अभी यह पता लगाना था कि उसके शरीर के साथ यह अजीबोगरीब घटना क्यों हो रही है। लेकिन जैसे ही पुष्कर बाहर जाने लगा, तभी चक्रधर के रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की तेजी से भागती हुई वहां आ गई और चिल्लाते हुए बोली, सर, एक बूढ़ी औरत कैबिन में बेहोश हो गई है, आप जल्दी चलिए। लेकिन पुष्कर ने उस लड़की की बात को अनसुना करके बाहर जाने का मन बना लिया था। मगर जैसे ही वो बाहर आया तो उसे श्रावणी कहीं भी दिखाई नहीं दी। अरे, लड़की कहां गई? अभी तो मैं उसे यहीं पर छोड़कर गया था, पुष्कर ने कहा। पुष्कर ने रेस्टोरेंट के अंदर देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि श्रावणी उसी ओर भागी चली जा रही है जहां वो बूढ़ी औरत बेहोश हो गई थी। पुष्कर भी ना चाहते हुए उसी ओर चल पड़ा। श्रावणी, तुम यहां क्या कर रही हो? चलो यहां से, मैंने चक्रधर से समझौता कर लिया है, पुष्कर ने श्रावणी के पास जाकर कहा। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह तुम चक्रधर की ओर गए थे मैं तो डरी गई थी, तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे थे, श्रावणी ने राहत की सांस लेते हुए पुष्कर से कहा। पुष्कर जानता था कि श्रावणी उसके उस रुद्र रूप की बात कर रही थी जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। पुष्कर तो बस यही जानता था कि आज उसने कितनी मुश्किल से अपने आप से चक्रधर को बचाया था। तभी पुष्कर के कानों में उस बूढ़ी औरत के पति की रोने की आवाज पड़ी। देखो ना पुष्कर, इस बूढ़ी औरत को क्या हो गया है, ये बेचारी बेहोश हो गई है, श्रावणी ने सामने फर्श पर बेहोश लेटी हुई बूढ़ी औरत की ओर इशारा करते हुए कहा। पुष्कर ने आंख उठाकर उस बूढ़ी औरत और उसके पति की ओर देखा। उसके साथ में उसका पति विलाप कर रहा था और बाकी लोग खड़े हुए डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ी औरत अपनी सांसें खो चुकी है। क्या पुष्कर उस बूढ़ी औरत की जान बचा पाएगा? क्या पुष्कर अपने शरीर में हो रहे इस बदलाव के बारे में जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अचानक ही उस बूढ़ी औरत की ओर देखते हुए पुष्कर को फिर से अपने शरीर में बदलाव की वही तरंग महसूस होने लगी जो कुछ देर पहले बाथरूम में हो रही थी। ओ स्वीट हार्ट, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकती, पहले मुझे जाना था, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? पुष्कर के कानों में उस बूढ़े आदमी के रोने की आवाज पड़ रही थी। पुष्कर ने दबी हुई आवाज में खुद से कहा, कहां हो तुम? अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। अचानक ही पुष्कर को लगा कि उसकी नसों में बहने वाला खून तेजी से दौड़ने लगा है और उसके दिमाग में तेज ऊर्जा का संचार होने लगा है। डॉक्टर और नर्स आ चुके थे और डॉक्टर ने उस बूढ़ी औरत को मृत घोषित कर दिया था। साथ में खड़ी हुई नर्स ने सफेद कपड़ा उस बूढ़ी औरत के ऊपर डाल दिया और सभी को पीछे हटने का निर्देश दिया, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मुंह से कुछ मत बोलना, बस चुपचाप देखते रहो और अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, काले सांप के शब्द पुष्कर के कान में सुनाई दिए। अचानक ही पुष्कर आगे बढ़ा और उसने उस बूढ़ी औरत के चेहरे से सफेद कपड़ा हटा दिया और उसकी नब्ज पकड़कर देखने लगा। अरे कौन है ये लड़का? ये पागल है क्या? वो औरत मर चुकी है, डॉक्टर ने चिल्लाते हुए कहा। उसने अपने साथियों को इशारा किया और पुष्कर को एक और हटाने के लिए कहा, लेकिन पुष्कर के कानों में किसी और की कोई भी आवाज नहीं पड़ रही थी। उसने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और कुछ मंत्र बुदबुदाए और कुछ ही देर में पुष्कर को एहसास हुआ कि उसके शरीर में उठता हुआ तेज गर्म उफान उस बूढ़ी औरत के शरीर में प्रवाह होने लगा है। श्रावणी और चक्रधर के साथ साथ बूढ़ी औरत का पति भी पुष्कर की ओर घूर रहा था। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यहां क्या हो रहा है। जब वो औरत मर चुकी है तो पुष्कर क्यों सभी लोगों का समय बर्बाद कर रहा है? उधर पुष्कर अपने मन के अंदर उठती हुई तेज ओम के उच्चारण की ध्वनि को साफ साफ सुन सकता था। इस समय अचानक ही उसे अपनी आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा जो किसी ऊंचे पर्वत पर बैठकर तेज आवाज में ओम का जाप कर रहा था। उस बूढ़े आदमी की वेशभूषा किसी अघोरी के जैसी थी।
और जो काले और नीले सांप पुष्कर को अपने कंधों पर दिखाई देते थे, वो ही सांप उस अघोरी के कंधों पर भी लिपटे हुए थे। अघोरी का रंग बिल्कुल काला था। उसके गले में रुद्राक्ष की बड़ी सी माला थी और बड़ी बड़ी दाढ़ी ने उसके पूरे चेहरे को ढका हुआ था। पुष्कर को लगातार अपने कानों में उस अघोरी के द्वारा बोले जा रहे मंत्र सुनाई पड़ रहे थे। फिर अचानक ही अघोरी के गले में लिपटे हुए सांप ने तेज फुंकार मारी और उधर घबराते हुए पुष्कर ने आंखें खोल दी। पुष्कर ने देखा कि बूढ़ी औरत की सांसें लौट आई और उसके मुंह से तेज खून की उल्टी हुई है। वो बूढ़ी औरत जो कुछ समय पहले अपनी सांसें छोड़ चुकी थी, वो उठकर बुरी तरह खांस रही थी। ये तो चमत्कार है, ये कैसे हो सकता है? आसपास खड़े सभी लोग, यहां तक कि डॉक्टर और उसके साथ आई हुई नर्स भी अचंभित थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ही एक मरी हुई औरत जिंदा कैसे हो सकती है। ओह, तुम जिंदा हो गई स्वीट हार्ट। छोटे बच्चे, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने ये कैसे किया? मैं और मेरा परिवार आज से तुम्हारे एहसानमंद हैं। बूढ़ा आदमी लगातार अपनी बीवी से लिपटकर रोते हुए पुष्कर से ये सभी बातें कह रहा था। उधर चक्रधर और श्रावणी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ समय पहले मौत के मुंह में जा चुकी औरत को पुष्कर ने वापस से जिंदा कर दिया है। लेकिन पुष्कर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे उस अघोरी बाबा की शक्ल धुंधली धुंधली सी याद आ रही थी, जिसे उसने कुछ ही देर पहले अपने मन के अंदर देखा था। बेशक यहां मौजूद लोगों की नजरों में यह कारनामा पुष्कर ने किया था, मगर पुष्कर को मालूम था कि यह उसका नहीं बल्कि उसी बाबा की करामात है जो उसे अपने अंदर दिखाई दिए थे। उफ, उन बाबा का चेहरा और वो सांप कितने डरावने थे। वो कौन है? यही बातें सोचते हुए पुष्कर चक्रधर के रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया और सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ गया। उसने पलटकर श्रावणी को भी नहीं देखा था। उधर कॉम्प्लेक्स के अंदर बूढ़े आदमी के परिवार के लोग पहुंच चुके थे। कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ियों की लाइन लग चुकी थी और उनके अंदर से बूढ़े आदमी के परिवार के लोग और बहुत से बॉडीगार्ड्स भी बाहर निकलकर तेजी से अंदर की ओर भाग रहे थे। चक्रधर और उसके साथी डरे सहमे से एक कोने में खड़े हुए थे। तभी चक्रधर को सामने एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने महंगा सूट पहना हुआ था और उसकी महंगी घड़ी दूर से ही चमक रही थी। चक्रधर उस आदमी को पहचानता था। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए उस आदमी के नजदीक पहुंच गया और सिर झुकाकर उसका अभिवादन करते हुए बोला, सर आप यहां? चक्रधर की आवाज में डर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। वो कहां है? मिस्टर सिंघानिया ने चक्रधर से पूछा। कौन सर? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? चक्रधर ने डरते हुए सिंघानिया से पूछा। लेकिन जितनी जल्दी चक्रधर ने अपनी बात खत्म की थी, उतनी ही तेजी से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ चुका था। थप्पड़ के बाद चक्रधर की हिम्मत नहीं थी कि वो उसके आगे मिस्टर सिंघानिया से कोई और सवाल पूछ सके। और हां, थप्पड़ पड़ते ही चक्रधर को यह भी समझ आ गया था कि मिस्टर सिंघानिया किसके बारे में पूछ रहे हैं। इसलिए उसने उस कैबिन की ओर इशारा किया जहां वो बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी मौजूद थे। मिस्टर आनंद महेंद्रू, अब कैसी तबीयत है मिसेस महेंद्रू की? सिंघानिया ने कैबिन में पहुंचते ही सामने बैठे हुए बूढ़े आदमी से पूछा। ओह गॉड, क्या ये बूढ़ा कपल मिस्टर एंड मिसेस महेंद्रू है? सिंघानिया की बात सुनते ही चक्रधर और उसके साथियों के होश उड़ गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस समय उनके रेस्टोरेंट में शहर के इतने बड़े रईस और उनकी पत्नी मौजूद थे। और अभी अभी जिस बूढ़ी औरत की जान पुष्कर ने बचाई थी, वो और कोई नहीं बल्कि मिसेस महेंद्रू थी। तभी अचानक एक और सूट बूट पहने हुए मध्यम उम्र का आदमी, जिसके साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की भी थी, वो सभी तेजी से उस कैबिन की ओर दौड़ते हुए आए। रेस्टोरेंट के अंदर लोगों का तांता लग चुका था। बहुत से बॉडीगार्ड जो कि ब्लैक सूट में थे, वो सभी रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे। उधर पुष्कर सड़क के रास्ते चलते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच चुका था, जहां एक शांत झील थी और लोगों का आना जाना ना के बराबर था। पुष्कर को अभी भी धुंधली सी अघोरी बाबा की शक्ल याद आ रही थी, जो उसने कुछ ही समय पहले बूढ़ी औरत को ठीक करते समय देखी थी। और उसके द्वारा बोला जा रहा ओम मंत्र का जाप अभी तक पुष्कर के कानों में गूंज रहा था। यह मंत्र और जाप ठीक वैसा ही था जैसे कभी बचपन में पुष्कर को उसकी मां ने सिखाया था। पुष्कर झील के किनारे शांति से बैठ गया और फिर जैसे ही उसने आंखें बंद की, तो फिर से उसे वही काले
और नीले रंग के जहरीले सांप दिखाई देने लगे थे। पुष्कर ने ध्यान लगाना शुरू करते ही ओम का उच्चारण शुरू कर दिया था। जब भी तुम्हें कुछ समझ ना आए और जिंदगी में बहुत सी उलझनों ने तुम्हें घेर लिया हो, तो शांति से बैठकर ओम के जाप के साथ महादेव को याद करना। देखना, महादेव तुम्हारी जरूर रक्षा करेंगे और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। मां की दी हुई सीख पुष्कर के कानों में गूंज रही थी और उसी का पालन करते हुए पुष्कर ने इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए ही ध्यान में बैठकर ओम का जाप करना शुरू कर दिया था। पुष्कर का मन अंदर ही अंदर डूबने लगा था और उसे अपने अंदर जोरों से ओम की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। उधर रेस्टोरेंट के अंदर मिस्टर महेंद्रू का परिवार उन्हें देखते ही बेचैन हो गया था। दादाजी, दादाजी, एक खूबसूरत लड़की चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। मां, पिताजी, आप दोनों ठीक तो हैं? उस आदमी ने बूढ़े आदमी और उनकी पत्नी से कहा। आनंद महेंद्रू के परिवार के साथ उनके पारिवारिक डॉक्टर मिस्टर सत्यजीत भी आए हुए थे। मिस्टर और मिसेस महेंद्रू दोनों कुर्सी पर शांति से बैठ चुके थे। ओह, हमारी प्यारी पोती मिहिका भी हमसे मिलने के लिए आई है। मिस्टर महेंद्रू ने मिहिका के गाल पर हाथ रखते हुए कहा। डॉक्टर सत्यजीत, प्लीज देखिए ना, मेरी दादी को क्या हुआ है। मिहिका की आंखों में आंसू थे और वो डॉक्टर सत्यजीत से आग्रह करते हुए बोली थी, अरे तुम क्यों चिंता करती हो, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। दादी ने मिहिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मिहिका की आंखें लाल थीं और वो काफी डरी हुई भी लग रही थी। उसने सुबकते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आप जब भी दादाजी के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो कभी भी किसी को साथ लेकर नहीं जाते हैं और फिर ऐसी जगह आते हैं जहां के बारे में हमें कुछ पता ही ना हो। आनंद महेंद्रू ने कहा, अरे मैं और तुम्हारी दादी यही नॉर्थ कैंपस के कॉलेज के पढ़े हुए हैं और यहाँ की गलियों में हम छुप छुप कर मिला करते थे, इसीलिए अक्सर जब भी पुरानी यादें ताजा करनी होती हैं तो यहीं पर डेट मारने आ जाते हैं। ये कहते हुए मिस्टर आनंद महेंद्रू बहुत तेजी से हंसने लगे। तभी मिस्टर सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, मिस्टर महेंद्रू, आप जब भी दोबारा जगह पर आए तो कृपया एक बार मुझे जरूर फोन कर दें। मैं यहां आपके लिए सब इंतजाम भी कर दूंगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। लेकिन वो लड़का पुष्कर कहां गया? अगर वो आज ना होता तो तुम्हारी दादी जिंदा नहीं बचती मिहिका, दादाजी ने कहा। मिस्टर महेंद्रू की बात सुनते ही सभी लोग इसे उनका आदेश समझकर पुष्कर को इधर उधर खोजने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरों में देखा तो उन्हें पता चला कि पुष्कर तो पहले ही बाहर जा चुका है। अरे, ये कैसा लड़का है, इतना बड़ा काम करने के बाद भी बिना इनाम के ही चला गया, मिस्टर महेंद्रू ने कहा। उधर झील के किनारे पुष्कर ओम का जाप करता हुआ शून्य की स्थिति में जा चुका था। अचानक ही पुष्कर को चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देने लगा। ठंडी ठंडी सर्द हवाएं चल रही थी और तभी उसे एक ऊंचे बर्फीले पर्वत पर बैठा हुआ वही अघोरी दिखाई दिया, जो उसे बूढ़ी औरत को ठीक करते हुए दिखाई दिया था। उसके चारों ओर भयंकर काले और नीले रंग के सैकड़ों सांप दिखाई दे रहे थे, जो समय समय पर फुंकार मार रहे थे। अघोरी की आंखें बंद थी और वो बेहद ही सटीक और साफ आवाज में ओम का जाप कर रहा था। उसके काले काले लंबे बाल जटाओं की तरह आपस में उलझे हुए थे और उसके गले में रुद्राक्ष की बड़ी सी माला पुष्कर को साफ साफ दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे पुष्कर अपने मन में अंदर की ओर झांकते हुए आगे बढ़ने लगा था। उसका अंतर्मन साफ साफ देख सकता था कि बर्फीले पर्वत पर बैठे उस अघोरी जैसे बाबा के गले में एक बहुत बड़ी नरमुंड की माला भी थी और उसका चेहरा दाढ़ी और मूंछों के बालों से ढका हुआ था। उसके माथे पर त्रिपुंड बना हुआ था और उसके माथे से ऐसा तेज निकल रहा था जैसे सूरज की रोशनी हो। पुष्कर धीरे धीरे उसे नजदीक से देखने के लिए आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक ही उस बूढ़े अघोरी की आंखें खुल गई, जो खून की तरह सुर्ख लाल थी। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें देखकर पुष्कर बुरी तरह डर गया और उसका ध्यान टूट गया। सुबह हो चुकी थी। पुष्कर ने अपने शरीर की धूल हटाने के लिए जल्दी से कपड़े उतारे और सामने झील में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद जब पुष्कर अच्छे से नहा चुका था तो वो झील से बाहर निकल आया और जैसे ही पुष्कर किनारे पर आकर अपने कपड़े पहनने वाला था, तभी उसे झील के सामने से जाने वाली सड़क पर एक लड़की दिखाई दी। पुष्कर ने ध्यान से देखा तो वो लड़की उसी की ओर देख रही थी। उस लड़की को देखकर पुष्कर एक बार के लिए चौंक गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई इस तरह की सुनसान जगह पर भी आ सकता है।
पुष्कर ने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और वो धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसे एक तेज कार की आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक गोली की आवाज, जिसे सुनते ही पुष्कर के पांव जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। क्या पुष्कर उस लड़की को बचा पाएगा? कौन था वो